Assalamu alaikum. I am Abu Bakr Zahoor. I have a BA in Psychology and English Literature. आपके साथ मेरा तारुफ ये है कि एक रेडियो शो को होस्ट कर रहा था मैं कासिम अली शाह साहब के साथ, और उसके बाद हमने एक और प्रोजेक्ट पे काम किया जो इवनिंग राइड्स विद माई गुरु के नाम से अपने ब्लॉग्स पढ़े, और बाद में डिसाइड ये हमने किया कि हम उन ब्लॉग्स को एक बुक की फॉर्म में आप तक लेके आएंगे। और अभी हम वो तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द बुक आ जाएगी। आज मैं कासिम अली शाह साहब की रिहाइश गाह पर हाज़िर हुआ हूँ कि उनसे कुछ बातें की जाएं जो आप देख भी सकें, उनके बचपन के बारे में, उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो इस सिलसिले में आज मैं उनके साथ कुछ गुफ्तगू करूँगा, और सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं उनको कि उन्होंने आज भी हमें मायूस नहीं किया, और अपनी जो शफ़क़त है और अपनी जो मोहब्बत है इल्म बढ़ाने के लिए, जो पैशन है, वो आज भी नज़र आया। बहुत बिज़ी थे, बहुत सारे काम करने थे, लेकिन जब मैंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं एक वीडियो में ये रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, और उन्होंने बिल्कुल शफ़क़त से, उसी तरह जिस तरह इवनिंग राइड्स हुई, जिस तरह रेडियो शो हुआ, उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। तो सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये मौका दिया। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपका वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। आपने मौका दिया एक बार फिर बात करना। हाजिर। तो हम शुरू से ही शुरू करेंगे, आपके बचपन से। आज अपने सामीन को कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। आप पैदा हुए, स्कूल गए, वो कैसी ज़िंदगी थी? अच्छा अबू बकर, मेरा जो वक्त है बचपन का मैं याद करता हूँ, एक अल्लाह ने अच्छी मेमोरी दी, और मुझे अपने फर्स्ट डे जो स्कूल गोइंग जब मैं था तब भी, मुझे उससे पहले का भी कुछ वक्त याद है। मैं स्कूल जब दाखिल हुआ तो मेरी कुछ 5 साल उम्र थी, और उससे पहले का वक्त मुझे कुछ यादें मेरी हैं। जिस घर में मैं पैदा हुआ वहाँ उस फैमिली में मैं बड़ा बच्चा था। मेरे वालिद साहब जो उनसे थे, बहन भाइयों से बड़े थे, और उनका बड़ा बेटा मैं था, पहला बेटा मैं था। अब ऐसा था कि मैंने उस ऐसे घर में होश संभाली जहाँ पर प्यार मोहब्बत और लाड तो मुझे पहले बड़ा मिलना शुरू हो गया। और प्यार मोहब्बत लाड में जो सबसे ज़्यादा उस वक्त शफकत याद आती है वो मेरे ग्रैंड पा की थी। वो हयात थे, एक आर्मी ऑफिसर थे, और रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो मैं अपनी मुख्तलिफ लेक्चर्स और फिलासफीज़ बयान करता हूँ उसमें मैं खुम्बी का वर्ड यूज़ करता हूँ। खुम्बी मैं कहता हूँ कि एक फसल किसी और चीज़ की होती है और वहाँ पर एक अचानक खुम्बी निकल आती है। तो माय ग्रैंडपा वाज खुम्बी। वो एक ऐसे इंसान थे जो एक डिफरेंट इंसान थे, सोच में, अप्रोच में, नज़रियात में, और मैन ऑफ प्रिंसिपल्स थे। और मेरा जो वक्त उनके साथ गुजरा वो बड़ा शफकत वाला, मोहब्बत वाला था। मुझे ये तो याद ज़्यादा नहीं है कि मेरी बहुत कोई अफकार डिस्कस हुए हों, सोचें और नज़रियात मैंने उनसे डिस्कस की। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका अंदाज़, उनकी नफासत, उनकी शख्सियत, कह लीजिए लाशऊरी तौर पे वो मेरे रोल मॉडल थे बचपन में। बचपन की दूसरी जो मेरे याद आती है बहुत ज़्यादा, मैं सोचता हूँ, और एक ऐसा लड़का जो ख्वाब देखने वाला, ख्वाब बहुत है उसके पास, और ख्वाब इतने हैं, मुझे आज भी अपने बचपन के वो अयाम याद आते हैं कि दिन में मुझे फ़ौज में जाने का बड़ा शौक़ था, और दिन में मैं अपने वो जो फैमिली के बाकी बच्चे थे, छोटे मेरे कज़न्स थे, हम सब मिल के उनके साथ में मिल के जंग खेला करता था कि दुश्मन के साथ हम जंग लड़े। और हमारे जो मोर्चे थे वो तकिए और रज़ाइयों के बने होते थे और कुशन्स के बने होते थे, और जो गन्स थी ऑब्वियस है कि फ़ौज में जाने के शौक़ की वजह से वो प्लास्टिक की और जो एक टॉय गन्स होती हैं वो सारी हमारे पास मौजूद होती थी, और मैं बड़ी महारत के साथ उन पे हमला करता था, और एक इमेजिनेटिव दुनिया में। इवन यहाँ तक मुझे आज भी याद है कि वंस मैं अकेले कमरे में अपने तसव्वुरात की दुनिया में एक जंग लड़ रहा था, इसी तरह दुश्मन को सामने सोचते हुए, और 3-4 कुशन्स रखे हुए, और लेट के निशाना लेते हुए और इशारा करते हुए जैसे फौजी करते हैं, और वो बताते हैं कि किस तरफ से हमला करना है और किस तरफ से अटैक करना है। तो उसी वक्त में मेरी वालदा दाखिल होती हैं और बड़ी मुस्कुराती हैं। मैं शदीद शर्मिंदा होता हूँ, शर्मिंदगी के साथ मैं अपनी गन रखता हूँ और मैं आराम से बैठ जाता हूँ कि इन्हें पता लग गया कि मैं तो अपनी इमेजिनेटिव मैं बहुत था, ख्वाब देखने वाला, इमेजिनेटिव, तसव्वुरात की दुनिया तब भी मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा, दूसरा ये था कि
दो चीज़ें, तीन चीज़ें तब मुझे मिली, तीन चीज़ें अगर कहूँ तो उस दौर में। एक, जो पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे लगता है कि कहीं वो बचपन में मुझे मिल गई थी। वो ऐसा नहीं था कि मैं आज समझ बूझ के साथ जो इतना वतन और वतनीयत की बात कर रहा हूँ, अब से शुरू से ही मेरे अंदर पाकिस्तानियत बहुत है। दूसरा, मैं जिस गांव से था, गुजरात के एक ऐसे गांव से जो कई सौ सालों से वहाँ पर हम बड़े हमारे आबाद थे, उस गांव में कह लीजिए कि थोड़ा रूहानियत वाला जो तबका और टच ज़रूर था, कि दो चार को बड़े जो उनसे हैं वो माजी के, उनके को मज़ार, और कोई पुराने जो औलिया इकराम है उनका तज़किरा है, खैर वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं या दाता अली हजवेरी हैं, या कह लीजिए वो तमाम बड़े नाम, निज़ामुद्दीन औलिया से लेके पीर साबिर से लेके तमाम जो अच्छे नाम तारीख के थे, उनका तज़किरा किसी न किसी शक्ल में मैं सुनता। और वो तज़किरा यानी कह लीजिए रूहानियत या रूहानी पहलू को अगर मैं कहूँ तो वो भी मेरे बचपन से शुरू हो गया, कि मेरा रुझान, मेरा मिजाज, बेशुमार चीज़ें जो उनसी हैं वो रूहानियत की बचपन के साथ। तीसरा जो कह लीजिए वो गिफ्टेड पार्ट था, उसमें सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है मेरी मदर को जाता है। मेरी वालदा हयात है, अल्लाह ताला उन्हें सलामती और ज़िंदगी दे। मेरी वालदा मेरी ज़िंदगी का, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं है कि हाथ उठा के दुआ करने वाला कहूँ, उन जैसा मैंने मोहब्बत और शफ़क़त वाली ज़िंदगी में कोई पर्सनालिटी नहीं देखी। मुझे हमेशा रास्ता बताने में, समझाने में, गाइड करने में, मैं ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं दिल हार बैठा, लेकिन वालदा का रोल बड़ा पॉजिटिव था। मैं अब क्योंकि शऊर समझ आ गई, उस ज़माने में इतनी कदर नहीं थी। मुअद्दब मैं शुरू से ही हूँ, दीवाना मैं उनका शुरू से ही हूँ, एहतराम मैं उनका शुरू से करता हूँ। इतना एहतराम करता हूँ कि मुझे ज़िंदगी के कई इम्तिहान जो उनसे हैं, एफएससी और मुकाबला और सारे, मुझे आज भी याद है जो बड़े इंपॉर्टेंट इम्तिहान थे, मैं अपने पेन और ज्योमेट्री पकड़ के उनके आगे रखता था कि आप हाथ इस पे फेरेंगी तो मैं जाके पर्चा दूंगा। तो वालदा मेरी ज़िंदगी में एक मोटिवेटर थी। मुझे उन्होंने कभी जो उनसे है वो आज तक मैं कहूँ तो ये नहीं हुआ कि मैंने कहा जी मसला है तो उन्होंने कहा जी ओहो मर गए नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा ये कोई मसला ही नहीं। उन्होंने उसी वक्त पैराडाइम शिफ्ट कर, अब भी ऐसा ही होता है। अब मेरे साथ उस तरह मसाइल नहीं, मैं शेयर नहीं करता या उस लेवल की शेयरिंग नहीं है, बातचीत तो होती है, लेकिन कभी मेरे घर का कोई फ़र्द, बीवी या बच्चा अगर डिस्टर्ब है और वालदा आ गई हैं, तो वालदा के जाने के बाद उस बंदे ने, घर के फ़र्द ने फीडबैक दिया कि रम्मी ने तो टेंशन ख़त्म कर दी। क्या किया, वो उस बातचीत में इतना खलूस और इतनी चाह होती थी। और ये माँ के साथ जो अटैचमेंट थी, इसमें माँ से सीखने के लिए बड़ा कुछ था। अब समझ आती है कि बड़ी चीज़ें स्पॉन्टेनियस मेरे से होती हैं, लेकिन वो रोल मॉडल मेरी माँ थी। लाइक मैं अपने घर में बचपन से देख रहा हूँ कि जो घर के मुलाजमीन हैं, मेरी वालदा उनके साथ बड़ी शफ़क़त करती थी। मैं जब कमाने लग पड़ा और पहली कमाई से मैंने वालदा को उनकी खिदमत में कुछ पेश किया, आज तक उनकी खिदमत में हाजिर खुद भी होता हूँ और अपनी कमाई भी पेश करता हूँ। तो मैं मजाक से तब से आज तक कहता हूँ कि जो मैं आपको देता हूँ ये आप इस्तेमाल तो करती नहीं, आप तो बांट देती हैं। तो वालदा शुरू से आज तक मैंने यही देखा है कि वो बांटने वाली खातून है। कि कहीं किसी मुलाजिम को, कहीं किसी महरूम को, किसी गरीब को, किसी जिसको ज़रूरत है, किसी ज़रूरतमंद को, इवन के, यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि घर के जो पेट्स हैं, बिल्ली, और घर के बाहर अगर कुत्ता भी थोड़ी देर बैठा और वालदा की नज़र पड़ गई है तो वालदा ने घर से कुछ दूध को चीज़ निकाल के उसके सामने रख दी है कि ये भी इस दरवाजे से, इस घर से जोन सा है वो खाली ना जाए। तो ये जो मिजाज था, चिड़िया, मैंने एक वाक़या भी कोट किया हुआ है कि घर में किसी रोशनदान के किनारे पे चिड़िया ने घोंसला बना लिया, तो वालदा से मैंने कहा कि इसे हटा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये याद रखो, चिड़िया समझ रही है कि घर उसका है और ये लोग रह रहे हैं, तो उसकी इस बात की लाज निभाओ। बनाती ना तो खैर थी, बन गया है, उसका आशियाना उजड़ना नहीं चाहिए। जब जाना चाहेगी चली जाएगी, कुछ नहीं होता। वो खिलारा है मैं साफ कर लूँ, जो गंद पड़ता है मैं साफ कर लूँ, लेकिन चिड़िया के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वंस मैं गया तो मुझे याद है कि एक दरवाज़ा घर का जो सा वो कमरा बंद था। मैंने कहा जी ये क्यों बंद है? वो कहने लगी कि
मेहमान आया हुआ कोई। मैंने कहा जी वो कौन सा मेहमान है जिसकी आवाज़ भी नहीं आ रही, क्या सोया हुआ है? कहते नहीं नहीं नहीं, खामोश रहो, चंद दिन का मेहमान है और उसके बाद चला जाएगा। तो मैंने तजस्सुस से पूछा क्या कौन आया? तो वालदा ने कहा कि वो बिल्ली थी मोहल्ले में, यहाँ ही फिरती टुरती रहती है, उसने बच्चे दे दिए अंदर आके, और वो बच्चे दे दिए तो मैंने चंद दिन के लिए उसको कमरा दे दिया कि क्या जाता है, कितना खिलारा होगा। अब वो दे दिए तो मैं अब नमूले छोटे छोटे बच्चे उनको मैं निकाल के सड़क पे रख दूं तो ये नहीं मेरे से होता। कुछ दिन रह ले, खैर है घर में, ये कमरा जो सा है हम बाकी में गुजारा कर लेंगे, जब जाना चाहेगी तो इज्जत के साथ बिल्ली भी जा सकती है। तो ये कह लीजिए कि ये जो मिजाज है, हौसला भी तब भी आज भी उतना ही, यानी कि माल मता चीज़ें, अगर ये कहूँ कि अगर ये दरवेशी और ये फ़कीरी है तो ये भी माँ से मुझे मिली, उनके मिजाज से मिली कि हमेशा उनका जो हाथ है उन्होंने ऊपर वाला रखा है, खुददारी इंतहा की रखी है, बच्चों की जेबों की तरफ नहीं देखा, कभी लालच नहीं किया, कभी तमा नहीं किया। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं है कि आज के दिन तक होशो हवास में मैंने अपने वालिद वालदा का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसे मैं काउंसलिंग में सुनता हूँ। हल्का फुल्का कोई इख्तलाफ ऐसा हो सकता है जो चंद मिनटों और घंटों में ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने एक भी लड़ाई, एक भी जंग मैंने अपने वालिदैन में नहीं देखी। और वालिद का जहाँ तक है, मेरे वालिद साहब बड़े शफीक और सादा इंसान हैं। वो ऐसा वालदा में तो एक केयर, छोटी छोटी चीज़ों बारीकी की तरफ जाना, वालदा की कुर्बानी बहुत ज़्यादा है। वालिद साहब ठंडे मिजाज के इंसान हैं, मतलब उनसे कम ही एक ही दो दफ़ा ज़िंदगी में डांट और जो गुस्सा उनका मैंने देखा होगा, वही काफ़ी था। तो बचपन कह लीजिए कि वो ख्वाबों भरा, लाड प्यार से भरा और ड्रीम्स की इंतहा, रातों को नींद नहीं कई दफ़ा। बचपन में मुझे याद है ख्वाब प्लान्स इतने होते थे कि ये करना है, ये करना है, सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, मालिक ने उससे कहीं गुना आगे कुदरत ले गई मुझे। तो ये सारे बचपन के अयाम थे। बहन भाइयों में बड़ा था, उनके साथ रोल मेरा बचपन में बड़े भाइयों वाला था, मैं उसमें भी कई वाक़यात। मैं क्लास 7th में था, 7th में लगाएं तो उम्र जोन सी है, 13 साल हो गई, 12-13 साल उम्र थी। गाँव से बहन भाई सारे हम खानदान मौजूद था, तो बहन भाइयों के स्कूल लगने वाले थे, मैंने बहन भाइयों को लाहौर लेके पहुंचना था। तो 7th क्लास में मैं इन पूरी टीम को 4-5 हम बहन भाई, जब अब तो यानी मेरा मतलब बाद में आखिरी जो आए होंगे 6 हम बहन भाई हैं, तो वो उनकी टीम को लेकर मैं गुजरात से लाहौर लारी अड्डे उतरा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने खाना खाना है, तो मुझे आज भी याद है कि मैं करीबी किसी ढाबे से उनके लिए खाना, मंटो पार्क में हम बैठ के खाना खा के, उसके बाद वैन में बैठ के घर पहुंच के और उनको टाइम शाइम दे के अगले दिन मैंने उनको खुद भी रेडी हुआ, उनको भी रेडी किया और स्कूल भेजा। तो ये केयर का एलिमेंट जो सा था ये शुरू से था। छोटे हैं तो उनके साथ बड़ा बन के दिखाना चाहिए, बड़ा पैदा तो हो गए, बन के दिखाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े लोगों को मैं देखता हूँ वो बड़ा बनते हैं, बनना पैदा हो गए, वो बन के दिखाने का मतलब एक्टिव रोल प्ले है, वो शफकत है, सिर्फ डांट डपट या मॉनिटरिंग नहीं है, वो तरीका कार है कि आप अपने बहन भाइयों को कैसे लेके चलें। तो इस तरह बेशुमार यादें कह लीजिए बचपन की, वो आज भी ताज़ा है। सही है। अच्छा सर, आपका जो बचपन था आपने महसूस किया होगा, क्योंकि काफ़ी अरसे की बात है, तो वो कौन सी चीज़ें थी जो आप समझते हैं कि आज के बच्चों में भी आप वो देखना चाहते हैं कि उन्हें भी वो वाली आदतें दी जाएं? मैं समझता हूँ कि बच्चों को आज वसाइल की कमी नहीं शायद इतनी मिलती। मैं जर्नलाइज बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही कोई स्लम्स और बिल्कुल कह लो लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, जनरली एक मिडिल क्लास और उस पुअर क्लास की बात नहीं, एवरेज की बात कर रहा हूँ। बच्चों को आज वसाइल, चीज़ें, किताबें, सब कुछ मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो कमी है ना, वो उन्हें घर में कोई तहजीब ही नहीं मिलती। मसलन छोटी सी मिसाल में देता हूँ, हयादारी, मेहमानदारी, इखलाक, कदर करना, किसी के लिए दरवाज़ा खोलना, किसी जियाओं को कहना। अब जब अबू बकर वो हयादारी और वो चीज़ें नहीं मिलेंगी बच्चों को घर में, तो वो किसको फॉलो करेंगे? ये बड़ी एक तकलीफ वाली बात है कि हम नसीहतों को समझते हैं वो तरबियत है, नहीं, जो करके दिखाते हो वो तरबियत होती है। तो आज जो कमी मैं देखता हूँ, शायद तब ज़्यादा ये चीज़ें बेहतर थीं, या कम से कम जिस फैमिलीज मैंने ख़ानदान में देखा वहाँ बहुत बेहतर थी। तहजीब,
बहन को बहन समझना, बड़े को बड़ा समझना, किसी बुजुर्ग का अदब करना, किसी के लिए दरवाज़ा खोल देना, मेहमान नवाजी, ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं। यानी वसाइल कम थे, मसाइल भी थे, चैलेंज आ जाते थे, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि दिल छोटा हो गया। मैंने अपने बड़ों का दिल बड़ा देखा। तो जब आप बड़ा दिल देखते हैं तो फिर क्या होता है कि वो एक बजाते खुद आपके लिए एक मिसाल बन जाती है कि यार मैं तो इससे आगे नहीं जा सकता। मतलब मैं छोटी सी एक मिसाल कोट करता हूँ। मेरे वालिद के ग्रैंड पा जो उनसे हैं, मेरे दादा के वालिद, जमींदार इंसान, गांव में। एक वाकया मेरे वालिद साहब अक्सर सुनाया करते हैं उनका कि वो अपने खेत से बाहर जाते हुए जो बकरियां होती थीं, अपनी बकरियां, उन बकरियों को खेत के किनारे पे रोक के मुंजी की रस्सी से उनका मुंह बांध देते थे और मुंह बांध के फिर आगे लेके जाते। तो किसी ने देख लिया और पूछा कि भाई साहब आप ये क्यों करते हैं? वो कहता है बात ये है कि इन बकरियों का दूध मेरी औलाद पीती है, मेरी नस्लें पी रही हैं। अगर हराम पत्ता ये खाएंगी, इनको तो नहीं पता, मुझे तो पता है। तो क्या जाता है कि मैं, इन्होंने चरा लिया, खा लिया, पी लिया, जब नेक्स्ट खेत में से गुजरने लगे तो मैं अपनी एहतियात कर दूं कि कहीं गलती से, ये तो जानवर है, इसको नहीं पता, ये सादा लो मखलूक है, मुझे पता है तो कम से कम मैं अपनी एहतियात तो करूं कि इस कदर हलाल और हराम की तमीज तब मौजूद है। आज देखिए तो वैल्यूज बदलने लग पड़ी। आज बड़ी गाड़ी का नाम इज्जतदार होना है, बड़े घर का नाम इज्जतदार होना है, किसी स्टैनफोर्ड हार्वर्ड से डिग्री ली हुई बड़ी इज्जतदार है जी आप, मालो मता है बड़ी इज्जतदारी है, ओहदा बड़ा है बड़ी इज्जत है जी आपकी। ये चीजें तब नहीं थी, जो मैंने बचपन देखा या जो बड़े बताते हैं, इस चीजें नहीं थी। तो तब कदरदानी इसी बात की थी कि यार ये बंदा अच्छा है, बंदा अच्छा है तो उसकी वैल्यू कदर होनी चाहिए। बंदा को जाती तौर पे कुछ भी है, अगर अच्छा नहीं है उसे अच्छा नहीं समझा जाता। ये तब्दीली जो सी है वक्त के साथ साथ वैल्यूज टर्न कर बदल। स्कूल और कॉलेज का एक बड़ा अहम रोल होता है हर किसी की लाइफ में, और यकीनन आपकी लाइफ में भी एक डिफाइनिंग रोल होगा कॉलेज का। स्कूल का तो खैर आपने बता दिया, कॉलेज से शुरू कर लेते हैं। तो कॉलेज के हवाले से कुछ बताएं, कैसे स्टूडेंट थे, कैसे टीचर्स मिले? यार कॉलेज लाइफ, मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से पढ़ा हूँ, मेरी FSC वहाँ से, और देन एक पूरी कहानी के UET चला गया। FSC वाले अयाम में मुझे याद है कि क्योंकि आज़ादी नई मिली, और फर्स्ट ईयर में मुझे याद है कि थोड़ा सा डी ट्रैक हो। साल का आगाज ठीक था, लेकिन एग्जाम से कुछ अर्सा पहले मेरा फोकस वो नहीं रहा। सही लफ्जों में कहूँ तो वही कंपनी अच्छी नहीं रही, और उठना बैठना सारा, थोड़ी सी आवारागर्दियां बढ़ गई। ख्वाब थे, ड्रीम्स थे, गोल्स थे, लेकिन वो फोकस नहीं था। अच्छा, जिसके नतीजे में फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स जो उनसे मैंने 1-2 पर्चे दिए और बाकी छोड़ दिए। यकीनन बाय पार्ट्स था, फेल हो गया। लेकिन फेल रिजल्ट तो बाद में आना था, उससे बहुत पहले सेकेंड ईयर के आगाज पे मैं फैसला कर चुका था, डू और डाई वाले, कि नहीं अब कोई कंप्रोमाइज नहीं मैंने करना, जो होना था हो गया। मैंने वो कह लें कि कश्तियां जला के, अब मेरे सामने 12 पेपर थे, पहले 6 थे। मुझे पता था कि मुझे अब मार्क्स लेने हैं, और दिन रात एक करके मैं मेरिट पे आ गया, यूनिवर्सिटी चला गया। तो वो जो दौर है मेरा, वो उसमें थोड़ा सा वक्त ज़ाया होने के अलावा बाकी स्ट्रगल का पीरियड, शदीद मेहनत। मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि जितनी मेहनत मैंने FSC में की है उस साल में, शायद एकेडमिक अगर देखो अपना पूरा करियर, तो उतनी मेहनत मैंने कभी नहीं की। सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी उस सेकेंड ईयर में थी, जिसमें फर्स्ट ईयर के पेपर भी मैंने देने थे, सेकेंड ईयर के पेपर भी देने थे, नंबर भी लेने थे, मेरिट पे भी आना था। तो वो एक शदीद स्ट्रगल और मेहनत थी, और वो करते हुए हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए। लेकिन उन्हीं अयाम में मैं वासिफ साहब से मुतारिफ हो चुका था। ये कह लें कि सेकेंड ईयर के इख्तिताम और सेकेंड ईयर के बाद के वक्त में मेरी जो अटैचमेंट थी वो वासिफ साहब से हो चुकी थी। और ये किन्होंने करवाया आपको मुतारिफ वासिफ अली वासी? क्योंकि बहुत बड़ा उनका एक इन्फ्लुएंस है आप पे, लेक्चर्स के ज़रिए लोग सुनते हैं और हम देखते हैं। मगर मैं एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि किसी दोस्त के पास किताब थी, उसने किसी को दी, मैंने वो उससे पूछा कि तुमने, उसकी बर्थडे थी, उसे क्या दी? उसने कहा जी को वासिफ साहब की किरण सूरज थी, वो मैंने दी। अल्लाह जानता है मेरे दिल में किसने डाला, और मैं कोई इतना कोई किताबों का बहुत तब तक रसिया नहीं था, आशिक नहीं था।
मुताले का इतना शौक था कि रिसाले चीज़ें पढ़ लेता था। मेरे दिल में एक कुंडी खड़क गई, खड़ाक हो गया, खड़क आ गई कि यार ये किताब मुझे पढ़नी चाहिए। मैं, आप सुन के हैरान होंगे कि जिसको तोहफा मिला था मैं उसके घर अगले दिन चला गया, यार तुम्हें उसने वो सुना किताब दी है। मुझे नहीं आज तक समझ आई कि रब दिलों में कैसे डालता। ये आज 2 दिन पहले वर्ल्ड टीचर डे था और मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली वासिफ साहब के मज़ार पे चले गए। यकीनन फातिहा पढ़नी, लेकिन एक शुक्रिया भी था कि यार वो अगर टर्न ना आता उनके मलफूजात से, उनके कलाम से, उनकी किताबों से, उनके जुमलों से, तो जो कुछ मैंने किया है, मैं इसमें कोई मुबालगा नहीं है, अगर उस वक्त वासिफ अली वासिफ मेरी ज़िंदगी में ऐड ना होते तो आज ये वीडियोस, इन चीज़ों का और जो नॉलेज मेरे ज़रिए इतने लोगों तक चला गया, ये मुमकिन नहीं था। मैं 100% क्रेडिट दूंगा। तो रब का शुक्र है बिल्कुल, लेकिन कुदरत ने वसीला बहाना वासिफ अली वासिफ साहब को बनाया, मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। आपके अंदर की दानिशवरी जागती है। और रूमी का वाक़या है ना जी, भेड़ों के लश्कर में शेर का बच्चा रहने लग पड़ा और एक दिन उसने शेर को देखा तो उसका शेर होना जाग गया। तो जो आपके अंदर होता है वो उस तरह के माहौल और उस तरह के लोगों में जाग जाता है। तो मैं वासिफ साहब से जब मुतारिफ हुआ तो अगर ये कहूँ तो गलत नहीं है कि दरअसल जिससे आप इंस्पायर होते हैं, आपकी मुलाकात आपकी अपनी ज़ात से होने लग पड़ती है, आप अपनी स्ट्रेंथ से वाकिफ हो जाते हैं। ये मुझे पता लगा, मेरा रुझान तो सूफीज़म की तरफ है, मेरा रुझान रूहानियत की तरफ है, मेरा रुझान इल्म की तरफ है, मेरा रुझान इल्म नाफे की तरफ है, मेरा रुझान जो उनसे वो ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा है जो इंसानियत मखलूक को फ़ायदा दे सकती है। मुझे पता लगा मैं मोटिवेटर हूँ। उस अयाम में मैं पढ़ाना शुरू किया था। पढ़ाने में टिक जाना भी एक वजह वासिफ अली वासिफ, क्योंकि आपको टीचर थे, मेरे रोल मॉडल। तो रोल मॉडल की ज़िंदगी को देखते हुए आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि उसने क्या अंदाज अपनाया, वो किस असलूब से चला, उसका तरीक़ाकार क्या था। तो ये क्रेडिट सही कहूँ तो वासिफ साहब को जाता है। अचानक वो किताब ऐड हुई, किताबें सारी। अगले चंद ही दिनों में मैं एक शॉपिंग मैंने अपनी करनी थी, पैसे वालिद साहब से शायद मिले हुए थे, 1500, 1200, 1800, उस ज़माने में बड़ा ही होगा, इससे 17 साल पहले। तो मैं बाज़ार गया, आज भी याद है मुझे, अनारकली, जहाँ नई अनारकली शुरू होती है थोड़ा सा आगे जाके, किसी शॉप से मैंने कपड़े खरीदने थे, लेकिन जहाँ मोटर बाइक पार्क मैंने की, सामने सारी किताबें लगी हुई थी, बाहर स्टॉल्स हैं और वासिफ अली वासिफ की किताबें। वो पहली बार खरीद के एक पूरा पलंदा, जो कि शॉपिंग के लिए था, 1500 की किताबें, उस ज़माने के 1500 रुपये की किताबों का पूरा पलंदा उठा के मोटरसाइकिल पे घर लाने का जो मज़ा आया। और उसके बाद अबकर कमाल, उस रात मैंने एक और किताब मुकम्मल कर दी थी। यानी कि प्यास इस कदर शदीद थी जैसे बंदा सदियों से प्यासा बैठा होता। तो वो जो किताब आती गई, अब यकीन नहीं आता, मैं आज किताबें वो खोलता हूँ, अंडरलाइन हुए हुए जुमले देखता हूँ, तो वो अंडरलाइन हुए हुए जुमले, क्योंकि पुरानी बात है, आज देखता हूँ तो वो याद आता है, खुदा की पनाह, ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। यानी इंस्पायरेशन से जुमला आपकी याददाश्त में नहीं जाता, दिल में जाता। इंस्पायरेशन से बोली हुई बात जो सी है वो आपके हाफिजे का हिस्सा नहीं बनती, आपके दिल और अमल पे चली जाती है। तो उनमें से कितनी बातें ऐसी जो मैं निकाल के अब देखता हूँ तो याद आता है, वो खुदा की पनाह, ये तो कमाल हो गया। उस वक्त में क्या नशा था इस मोहब्बत का। याद रखिएगा, अगर आपको अपने उस्ताद से मोहब्बत नहीं है ना, आप इल्म नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि उस्ताद सोर्स है। अगर आप उस पर कोई अकली तौर पे चल रहे हैं ना, तो अकली तौर पे आप पकड़ेंगे, छोड़ देंगे। मोहब्बत जो उनसे बॉन्डिंग है, और वो मोहब्बत का रिलेशन जब होगा, एक कनेक्शन होगा, तो उसकी कई हुई बात का असर भी बढ़ जाएगा। तो वो कह लीजिए कि किताबें मैंने पढ़ना शुरू की और बड़ा क्रिटिसिज्म एकदम आने लग पड़ा, क्योंकि मेरे शब रोज़ के जो मामलात थे वो डिस्टर्ब होने लग पड़े। अब कहाँ जो बच्चा है घर का वो कोर्स की किताबों से आगे नहीं जाता, कहाँ कोर्स से हट के किताबें लेके बैठता है और रात गए तक बैठा रहता है, कहाँ रात अचानक उठने लग पड़ा। एक बड़ा हटके था, कोई रिवाज ही नहीं था, कम ही देखा कि जी रात को एक 18-19 साल का लड़का जो उनसा वो तहज्जुद के लिए उठने लग पड़ा। तो वो जो शब रोज़ और तब्दीली थी
वो एक इनकलाब था मेरी ज़िंदगी। वासिफ अली वासिफ का जुमला मैं कोट करूं कि एक सच्ची रूहानी मोहब्बत जो सी है, एक जो आपका ताल्लुक है, एक जो आपका कह लीजिए रूहानियत का ताल्लुक है, वो आपके हर मामले पे उसके असरात पड़ते हैं। आपके स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं। आपके को मादी स्टैंडर्ड थे तो रूहानी स्टैंडर्ड बन जाते हैं। आपके मामलात खाने पीने के, बांटने के, जेब में रखने के, तकसीम करने के बदल जाते हैं। आप बजाय हासिल करने को कामयाबी, बांटने को कामयाबी समझने लग पड़ते हैं। तो बताने का मकसद ये कि ये बेशुमार मेरे अफकार और सोचें जो बड़ी असर डालती हैं। आज लोग कहते हैं जी ये बात नहीं, अगर सच कहूँ तो वासिफ साहब का फैज़ है। अगर ना होता तो अबू बकर मुमकिन नहीं था। ये पैंडा, ये सफ़र यहाँ तक आना, शायद आगे जाना भी शायद मुमकिन मेरे लिए ना होता। अच्छा सर, रोल मॉडल की जिस तरह आपने हमें बताया कि रोल मॉडल आपके वासिफ अली वासिफ थे, लेकिन इसके बावजूद टीचिंग की तरफ आप डायरेक्ट नहीं गए, तो वो जो आपने फैसला किया था उसकी क्या मोटिवेशंस थी? लेकिन उससे पहले डिस्कवरी ये हो चुकी थी कि मैं टीचर हूँ। कैसे? मेरे पास सबसे ज़्यादा फीडबैक, रिजल्ट्स टीचिंग के आने लग पड़े। मसलन उस दौर के जो मेरे क्लास फेलोज थे वो क्रिटिसाइज करते थे, कोई पैसे कमा रहा है तो पैसे कमा रहा है इसलिए तो टीचिंग नहीं छोड़ता। मैं कहता था नहीं, पैसे एक चीज़ है जो मैं कमा रहा हूँ, जो लव और रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है वो तुम सोच भी नहीं सकते। आप 21-22 साल के लड़के हो और शागिर्द आपके हाथ चूमे कि यार उस्ताद हो तो ऐसा हो, और आपके लिए रास्ते बनाएं और आपके लिए पलके बिछाएं, तो अब मुझे बताइएगा आपका सेल्फ इस्टीम जो उनसी है वो कितनी हाई हो जाएगी। आप इसे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकोगे। आपने अपने बचपन में, जवानी में बादशाह देख रही हो, टीचिंग पूरी बादशाह है, ये जागीर है आपकी। आप इसमें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हो। आप कह लीजिए आपका शागिर्द आप में अगर खलूस नीयत है, वो आपको अपना मुर्शिद मानता है। तो ये उसके साथ नेटवर्किंग बड़ी बनने लग पड़ी। कहाँ 2-4 बच्चों को लेके बैठना, कहाँ काफिला बन जाना, कहाँ कारवां बन जाना, कहाँ एक घर से, एक कमरे से, एक बेंच से, एक कुर्सी से शुरू करना, कहाँ पूरे टाउन का, मेरा ख्याल गुलशन राबी का कुछ ही घर बचे होंगे जिनके बच्चे मेरे से नहीं पढ़े। तो वो एक कह लीजिए कि जैसे वो फ्यूजन और फिशन के प्रोसेस को बताया जाता है कि एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हद तक बढ़ जाता है, वो बम फटता है जैसे। एकदम से मेरी जिंदगी में ये इनकलाब आ गया कि मेरे टीचिंग के रिजल्ट बड़े शानदार आने लग पड़े। बच्चे ना सिर्फ इम्तिहानों में नंबर अच्छे रहने लग पड़े, बल्कि उनके किरदार, उनकी सोच, उनके अदब आदाब में भी तब्दीलियां आने लग पड़ी। चंद दिन पहले एक पुराना शागिर्द 17-18 साल अचानक मिलने आ गया, 15-17 साल बाद मुलाकात हुई, गले रख के रोने लग पड़े। ये जो है, ये चीज़ मिलना बड़ी बात है। वो यादें वो सारी कहता है सर क्या बात है जी, आपने पढ़ाना भी, आपने सिखाना भी, आपसे हमने मशावरत भी करनी, कैरियर प्लानिंग भी लेनी, फैसले भी आपने सोचने, अपने दुख दर्द भी आपके साथ शेयर करने, आपसे हिम्मत भी लेनी। तो ये एक मेंटोरिंग या मेंटोर कहना, ये मेरा ख्याल है मेरे मिजाज में मुझे पहले ही पता लग गया कि ये मेरी समझाने की सलाहियत बहुत अच्छी है, कन्विंस करने की सलाहियत, ब्रेन वॉशिंग बड़ी अच्छी मैं कर देता था तब भी। आज उस जमाने में ये प्रोफेशन नहीं था। आज कैरियर काउंसलिंग मेरा या कोचिंग या काउंसलिंग एक प्रोफेशन की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तो वो कह लो कि नतीजे मेरे पास इस काम के साथ, तो ये पहले ही फैसला कर चुका। तो बाकी सारे, क्योंकि रस्म दुनिया चीज़ें आप जवाबदेह होते हैं, बच्चे हैं तो घर बड़ों ने पूछना जी क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, तब भी और बाद में भी बड़ी तनकीद मिलती रही, अभी भी मिलती है कि यार शरीफ बंदे क्या कर रहे हो। मैं कैसे बताऊँ, अब मकसद ये है कि क्या क्या बताऊँ। कई दफ़ा तो ये होता है कि वो पिछले दिनों मैं किसी डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देने गया तो वो जो असिस्टेंट था उसने मुझे कहा जी आपका तारुफ मेरे पास नहीं था तो करवा दीजिए। मैंने कहा जी मैं टीचर हूँ, ट्रेनर। कहता नहीं ज़रा तफसीली करवा दीजिए। मैंने कहा जी आप ये बताइए कि कितना वक्त है अभी क्लासरूम में जाने। कहता जी कोई 20-25 मिनट तो पड़े हुए हैं। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह कॉपी पेंसिल पकड़िए, आपने मजबूर किया तो फिर मैं लिखवा देता हूँ। तो 25 मिनट मुझे तारुफ में लग गए बताते हुए कि क्या किया, किस तरह किया, कितना किया। चंद दिन पहले यहीं पर एक साहब बैठे हुए तो वो देखने लगे, गिनने लगे, कहते हैं यार तो सैकड़ों में जाने लग पड़ी शील्डें जो उनसी। मैंने कहा हजूर ये इधर पड़ी हैं, इतनी इतनी अंदर पैक भी पड़ी हुई, यहाँ माफ़ी के साथ जगह ज़्यादा नहीं थी। और इससे कई गुना ज़्यादा मैं लेक्चर्स दे चुका हूँ जिसकी शील्ड्स मिली नहीं है मुझे। मतलब मैं कोई शील्ड के लिए गया भी नहीं हूँ, मेरे लिए कोई शील्ड कोई तमन्ना नहीं, क्योंकि घर में तहजीब और महज़ब रहने का अंदाज़ है। तो बीवी ने कम से कम ये किया कि चीज़ों को सजा के तरतीब से रखने की कोशिश कर दी।
लेकिन आप ये कह लीजिए कि ये उसका सबूत है जो मैंने किया, तो ये सबूत शायद नहीं है। कितना सबूत मेरे रब को ही पता है। तो वो कह लीजिए कि टीचिंग, नतीजे, फलावर दरख्त, सुकून, इत्मीनान कल्ब, बढ़ना, रिस्क उसमें से एक चीज, बाकी तमाम चीजें जिन्हें मैं रिस्क के जुमरे में मानता हूं। विजडम, इल्म बढ़ने लग पड़ा, किताब, इल्म की प्यास बढ़ गई, सीखना और सिखाना दोनों बढ़ गए। अच्छा सर, यहाँ से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, रस्मों को छोड़ते हैं और आपकी मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो आपको याद है कि पहला लेक्चर जब आपने दिया था तो क्या सोच के दिया और कहाँ पे दिया? यार देखो, पढ़ाने के दौरान ही लेक्चर्स तो चल ही रहे थे। मैं पढ़ाता फिजिक्स था या मैथ, उसके साथ कोई 2-4 अच्छी बातें भी कह रहता था। मुझे नहीं खबर थी कि आने वाले दिनों में ये जो 2-4 अच्छी बातें हर लेक्चर में मैं कहता हूँ, ये मेरा तारुफ बन जाएंगी। और आज यही हुआ कि वो मैथ, फिजिक्स या जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता था वो तो कहीं पीछे रह गए, मुझे भी नहीं याद। लेकिन जो लाइफ स्किल्स थी, जो जिंदगी सिखाना था, वो बढ़ना शुरू हो गया, वो बढ़ता गया। तो वो बढ़ते बढ़ते जो उनसे आज एक प्रॉपर कह लीजिए मेरे तारुफ और एक प्रोफेशन की शक्ल इख्तियार कर गया। सही है। और सर मैं आपको अब काफ़ी अरसे से जानता हूँ, आपको ढूंढा पहले और फिर आप तक पहुँचा, और इस दौरान मैंने देखा कि आपके जो टॉपिक्स हैं जिन पे आप बात करते हैं उनमें भी एक चेंज है, एक डायरेक्शन का थोड़ा चेंज है। यानी वो टिपिकल मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प से हट के आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका आना, ये जो एक डायरेक्शन चेंज हुई, इसकी क्या वजह थी? देखिए, मैं उस दानिश्वर को, टीचर को, मेंटोर को, फिलोसोफर को मानता ही नहीं हूं जिसके अपनी सोचों का इर्तिका का प्रोसेस नहीं हो रहा। जो डेवलप हो रहा है वो नया मुताला करेगा, वो नई चीजें पढ़ेगा, वो गौर खोज करेगा, उसके तजर्बात, उसके मुशाहिदात, उसका दुनिया की सैर और सियाहत, सफर करना उसको सिखाएगा, उसके विजन को ब्रॉडर करेगा। वो कुएं का मेंढक और घड़े की मच्छी नहीं रहेगा, वो बड़ा हो जाएगा। जब उसके अंदर की बढ़ोतरी, फिक्री बढ़ोतरी होगी और एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाएगी, तो यकीनी बात है कि वो अपने अफकार को ताज़ा अफकार की तरफ लेकर जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। बड़ी चीज़ें थी जिनके बारे में मैं थोड़ा जानता था, पहले से कुछ ज़रा बेहतर जान गया, अभी भी बड़ा पड़ा हुआ। वो न्यूटन कहा करता था, उसका बड़ा मारूफ एक जुमला है कि मैं समुंदर के किनारे एक बच्चा जैसे बैठा होता है और उसके हाथ में चंद कंकर होते हैं, तो मेरा इल्म उन चंद कंकरों की तरह, और सारा समुंदर जो सा वो सामने पड़ा हुआ उसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। यानी ना मालूम या ला मालूम बहुत ज़्यादा है। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मैं इसमें कोट करूं, वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते थे कि इल्म की निशानी है कि ये भी है कि अपनी ला इल्मी का एहसास बढ़ जाए। यकीन कीजिएगा कि बेशुमार चीज़ें आज ख्याल में आती हैं तो पता ही कोई नहीं मुझे, ला इल्मी इतनी ज़्यादा। ला इल्मी का एहसास जितना बढ़ता है, आप इल्म की तरफ सफ़र उतना ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। लोगों में ये एहसास ही नहीं होता, यानी ये बीमारी है। एक अगर ये कहूँ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा बैरियर है, रुकावट है कि बंदे को लगे मुझे सारा पता है, जब आपको नहीं पता। ये हमारी सिविल सर्विसेज के साथ बड़ा मसला है। मैंने बड़े लोगों के साथ वक्त बिता के ये नतीजा निकाला है। एक पंजाबी का वो एक वर्ड मुहावरा है, टप्पे पे ही नचना। वो टप्पे पे नचना ये होता है कि कोई चीज़ खाली है और फिर भी वो छलांगे लगा रही है। तो वो ट्रेनिंग बसा औकात या ओहदे ऐसे होते हैं कि पता पुता कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे फील कराना जैसे सारा कुछ पता। तो ये जो बीमारी है एहसास होने की, जी मुझे पता है, ये इतनी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसका बड़ा नुकसान है। ये आपके अंदर गुंजाइश ख़त्म कर देती है किसी अच्छी चीज़ की, किसी अच्छे फ़र्द की, किसी अच्छी फ़िक्र की। ये आपको सख्त इंसान बना देती है। तो चीज़ प्लांट करने के लिए आपकी मिट्टी का नरम होना बड़ा ज़रूरी है। सर कुछ रिग्रेट्स हैं आपको अपनी लाइफ के बारे में? ये रिग्रेट्स क्योंकि अब स्टैंडर्ड्स बदल चुके हैं रिग्रेट्स के। किसी ज़माने के स्टैंडर्ड्स जो उनसे थे वो थे कि ज़माना कैसा चल रहा है, मुझे वैसा चलना चाहिए। इतनी जुर्रत नहीं थी, फिर भी जुर्रत दिखाई। आज रिग्रेट्स बड़े ही कह लो कि मिच्योर किस्म के। मसलन अगर ज़िंदगी में कहीं वक्त ज़ाया गया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जहाँ जहाँ वक्त ज़ाया गया मेरा दिल करता नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं कहता हूँ उस ज़माने में शऊर ही नहीं था, पता ही नहीं था। दूसरा, जहाँ जहाँ एनर्जी ज़ाया गई है मैं कहता हूँ याद नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं साथ ही कहता हूँ कि अगर ना जाती तो आज कदर थोड़ी होती। जब तक आप गवाते नहीं हो आपको पता नहीं लगता। आप गवा के सीखते हो, नुकसान करके सीखते हो कि कदर करनी चाहिए।
आप वक्त ज़ाया करते हो, वक्त की कदर सीखते हो, पैसा ज़ाया करते हो, पैसे की कदर। आपको 2-4 अच्छे ताल्लुकात ख़राब कर बैठते हो, फिर पता लगता है यार बंदा बड़ा कीमती होता है। तो आप कह लीजिए कि इस तरह के छोटे मोटे पछतावे, लेकिन अगर आप ये कह लो कोई ऐसा पछतावा जो गले का फंदा बना हुआ, नहीं, यकीन करो हम अल्लाह के सामने में आज ज़रूर, लेकिन अपने अंदर की ज़ात में वो जो नफ्सियाती आर्जे होते हैं कि हैंड ब्रेक अंदर की खींची हुई है और बंदा आगे नहीं जा पा रहा, नहीं, उसमें दबंग हूं मैं। कोई ऐसी पीछे, अब तो बल्कि लम्हा हाल प्रेजेंट में रहने को ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, कोई इतना पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। वो ऑटो है, कभी कोई ख्याल चीज़ पकड़नी हो तो पीछे जाता हो, लेकिन ये नहीं होता कि माजी में जाके कुड़ना, पछतावा। ये एक कहो बोकर, अगर इजाज़त हो तो एक चीज़ ऐड करूं, मैंने अंदर से जो नाकाम लोग हैं ना, अंदर उनकी नाकामियाँ भरी कूट कूट के भरी हुई हैं और घुटन है उनके अंदर, उनमें कमीनगी ज़्यादा देखी है। वर्ड तो नहीं मुनासिब, लेकिन ये क्यों देखी है, वो अंदर की नाकामियाँ इंसान की सेल्फ स्टीम को इतना डाउन कर देती हैं, इतना दबा देती हैं। जब बंदा कार बेबस हो जाता है ना, कार ही कुछ नहीं पाता, तो बंदा दूसरों पे कीचड़ उछालने लग पड़ता है। किसी ऊंचे को कहता है ऊंचा ही नहीं है, किसी इज्जतदार को कहता है बंदा इज्जतदार ही नहीं है। बंदा बजाय फिर आगे बढ़ने के दूसरों को पीछे करने की कोशिश शुरू कर देता है। ये मैंने बड़े लोगों में ये प्रोसेस देखा। मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है ये कभी नहीं हुआ। मैं अपनी कामों में, अपनी चीज़ों में, अपने पैशन में इतना डूबा, इतने मज़े से ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ या गुजार रहा हूँ, मेरा कभी दिल ही नहीं किया कि मैं जाके जो सा जी, वो कई दोस्त मैंने देखे हैं जी, वो फेसबुक पे एक बेमानी और बेमकसद किस्म की किसी पे क्रिटिसिज्म की तहरीक शुरू कर देते हैं। और मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल ड्रेन है, वो जैसे टैंकी का पानी लीक हो जाता है एक सुराख की वजह से, वो कोई ना कोई ऐसी आदत उन्हें लग चुकी होती है। फिर मैं देखता हूँ ऐसा क्यों हुआ, पता लगता है नाकामियाँ बड़ी हैं, अपनी शख्सियत में स्ट्रेंथ कोई नहीं है, पोटेंशियल कोई नहीं है, ऐसा अपना आप कहीं मनवाने का सही मौका ही नहीं मिला, किसी ने एडमिट नहीं किया ये बंदा बड़ा है। जब एडमिट ही नहीं किया, कहीं माने ही नहीं गए आप, तो क्या होगा, आप फिर अपनी जात के अंदर एक चोर बन जाएंगे, फिर कोई आगे निकलता मिलेगा, आप जो सा जी उस पर हमला कर देंगे। तो ऐसा कह लीजिए कोई गिल्ट या कोई, अल्लाह का शुक्र है। सर इस तरह की बातें करते रहेंगे तो होती जाएंगी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम इन बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं अपने शो में। तो शो की तरफ आते हैं। शो का तो आइडिया आपका था, लेकिन उसके बाद फिर आपको शायद याद होगा हमारी पहली इवनिंग राइड शदीद धुंध थी, और पढ़ने वालों को भी याद होगा। और आप मुझे लेके आए थे, ड्रॉप किया था आपने इचरा में, और मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे कि आप मुझे और थोड़ा सा मौका दें कि मैं आपसे चीज़ें पूछ सकूं और अपने ब्लॉग के लिए लिख सकूं। तो आपने मुझे एक चीज़ कही थी कि अगर तुम मेरे विजडम के साथ ऑनेस्टी करोगे तो ये सिलसिला आगे चलेगा, और उसके बाद आपने फिर मेहरबानी भी की। तो क्या चीज़ थी जिसने आपको इसके लिए तैयार किया कि हाँ ये ठीक है, इन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए? देखो, मैं समझता हूँ कि आपके सवाल अबू बकर, या मेरे पास कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं, उनके सवाल नहीं है, वो यूथ के सवाल हैं, वो आज के ज़माने के नौजवान के सवाल हैं। और वो सवाल जो उनसे हैं वो अंदर कहीं फंसे रहते हैं। उसे क्लास का जो प्रोफेसर है, जो लेक्चरार है, जो टीचर है, जो मास्टर है, वो नहीं उसको जस्टिफाई करता, वो उसको अपील भी नहीं करता, और वो पूछता भी है तो वो जवाब नहीं दे पाता। जब वो जवाब नहीं दे पाता तो वो सवाल उसकी घुटन बन जाते हैं, उसे तकलीफ होती है, उसका दिल करता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियोस वायरल होने की वजह भी यही है। ये वो उन टॉपिक्स पे वीडियोस हमारी थी और हैं जो बेशुमार लोगों के दिलों में सवाल थे, और हमने उनको एड्रेस करना शुरू कर दिया। तो यही मेरा ख्याल था कि ये सारे का सारा जो हमारा विजडम है, इसकी ये शक्ल बननी चाहिए कि एक पढ़ा लिखा तबका, बिलखसूस एक ऐसा तबका जो बिल्कुल एक किनारे पे खड़ा है और गिरने वाला है किसी ऐसे नजरिए की तरफ जो प्रोडक्टिव नहीं है, और उसको जब एहसास होना है कि यार मैं अपनी जिंदगी गारत कर चुका हूं, उससे बेहतर था कि मैं अपने कंसेप्ट को तभी ठीक कर लेता, तो उससे बेहतर है कि वो इन नजरियात से जो आपने सारा काम किया, आपने उन मेरे सारे क्वेश्चंस आंसर सेशंस को कन्वर्ट कर दिया ब्लॉग्स में, और गुफ्तगू को ड्राइव्स को कन्वर्ट कर दिया, तो उसके लिए सहूलत हो जाए। बड़ी दुनिया ऐसी है जो फैशन के तौर पे इंग्लिश को बड़ा अच्छा समझती है और एक पढ़े लिखे स्टाइल को ज़्यादा अच्छा समझती है। तो वो आपका सारा काम जो उनसे है, अगर सही कहूँ तो उनको टारगेट हमने किया,
उस तबके को जो ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेज लोकल में हमारे देखिए कई फिलॉसफी डिपार्टमेंट के ऐसे साहिबान हैं जो क्लासरूम शुरू करते हुए कहते हैं कि यार क्लास में बैठने की शर्त यह कि अपना मजहब और दीन घर रखे हो। लाहौल ये उनके लिए कि अगर वो भी पढ़ें तो उनको भी एक चीज़ ऐसी ज़रूर मिलेगी, उन्हें पता लगेगा कि ये ला इल्मी जो उनसी है उसका नाम कहीं दीन और मजहब रख रहे हैं। अगर इल्म ठीक हो आपका और सॉलिड इल्म हो तो आप जो उनसे वो आज के कुफर के नज़रियात और जो चैलेंज हैं उनके सामने भी खड़े हो जाते हैं और आपके कदम नहीं डगमगाते। किताब में सर टॉपिक्स पे हमने बात की, सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे बात की, फॉरगिवनेस, इसके अलावा फ्रेंडशिप, बहुत सारे टॉपिक्स पे, डेथ पे बात की, सक्सेस पे बात की। तो हमारे व्यूअर्स को अब क्या पैगाम देंगे कि उन्हें वो बुक क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द आ रही है? देखिए, सोच जब तक आप नहीं मानेंगे, एक नई सोच, एक नया नजरिया, देखने का नया जाविया, वो आपकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो फिर किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन तमाम किताबें इंक्लूडिंग ये हमारी किताब जो आ रही है, ये इसका मकसद ये है कि नई सोच अपनी जगह बनाए। आपके अंदर जो वो खला पड़ा हुआ है उस खला को फिल किया जाए इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से, नए जाविये से। मिसाल है दोस्ती, फ्रेंडशिप आज हर बंदा करता, फिर पता नहीं है डेफिनेशन का है क्या, उसने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। अगर मेरी मोबाइल कॉल उठा ले तो वो मेरी दोस्त है, या मेरे अगर जो उनसे जी वो मैं चपेट मारूं और आगे से चपेट ना मारे तो मेरा दोस्त। यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड बिल्कुल धक्यानुसी बने हुए। तो कम अज कम वो सब चीजें जो मेरे तजर्बे से गुजरी, मेरे विजडम से गुजरी, और वो मार जो मैंने खाई, वो सारी मार खा के जो मैंने सीखा वो मैंने रिकॉर्ड करवा दिया और आपने उसको ब्लॉग्स में कन्वर्ट कर दिया। तो वो बहुत से लोगों के लिए फायदे का एक सोर्स, बेनिफिट का सोर्स हो सकते हैं। तो जो अपनी ज़रूरत है, अपनी तलब और तलाश है, और एक सोच की, कपड़े की ज़रूरत है, बंदा अच्छा पहनता है, रोटी अच्छी चाहिए तो बंदा खाता है, इस तरह सोच अच्छी चाहिए तो बंदे को वो किताब जो उनसी है उसके लिए बड़ी एक मोटिवेटर और एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। सर आपको बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपकी मेहरबानी। सो व्यूअर्स, आज हमने कासिम अली शाह से बात की और आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी और नई चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा। बिज़ी थे सर, इस वजह से हमें बुक की पब्लिशिंग लेट करना पड़ी, और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द वी आर कमिंग विद इवनिंग राइट्स विद माय गुरु, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी एक एक कॉपी ख़रीदेंगे और पढ़ेंगे और दोस्तों को भी देंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप सबसे इजाज़त चाह रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।